अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 6 ऑफ द GRMC विच डील्स विद द कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करता है। इस स्कैनर सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है कंटेंट डिस्क्लोजर के बारे में बताना है हमें, ठीक है। सेबी SAST रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग कंटेंट डिस्क्लोजर के बारे में बताना है। रेगुलेशन नंबर 30 ऑफ सेबी SAST रेगुलेशन बताता है कंटेंट डिस्क्लोजर के बारे में कि एवरी पर्सन जो कि 25% और मोर वोटिंग राइट होल्ड करता है टारगेट कंपनी में, तो उसको अपनी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करना होता है 31 मार्च ईयर एंड के 31 मार्च में। जैसे ही आपका ईयर एंड होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो आपकी शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करना होता है। और जो भी प्रमोटर होते हैं एवरी टारगेट कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो भी अपनी शेयर होल्डिंग्स को डिस्क्लोज करेंगे 31 मार्च से पहले, ठीक है। इन द टारगेट कंपनी डिस्क्लोजर जो भी होगा वो 7 वर्किंग डेज, जैसे ही आपका ईयर क्लोज होता है उसके 7 वर्किंग डेज में आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस डिस्क्लोजर करना है। एवरी पर्सन जो कि 25% या मोर उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करता है, या फिर जो प्रमोटर है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, ठीक है। जैसे ईयर क्लोज होता है ईयर क्लोज होने के 7 डेज में आपको डिस्क्लोजर देना है स्टॉक एक्सचेंज को भी एंड टारगेट कंपनी को भी। ये तो था रेगुलेशन नंबर 13 ऑफ सेबी SAST रेगुलेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं स्कैनर का। व्हाट आर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन द लिस्टिंग what are the guidelines provided in the LODR रेगुलेशन 2015 में रिलेटेड टू एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस है। रेगुलेशन नंबर आई थिंक 34 ऑफ द LODR, हाँ रेगुलेशन नंबर 34 ऑफ द LODR बात करता है एनुअल रिपोर्ट के बारे में कि लिस्टेड कंपनी को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 21 वर्किंग डेज फ्रॉम अप्रूव्ड। एंड जो भी आपने एनुअल जनरल मीटिंग में आपने एनुअल रिपोर्ट का अडॉप्ट एंड अप्रूव किया होगा उसके 21 वर्किंग डेज में आपको एनुअल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। एंड एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एज पर द कंपनीज एक्ट हमें पता है कि एनुअल जनरल मीटिंग होने के 21 डेज में आपको जो भी एनुअल रिपोर्ट है स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। LODR में भी यही प्रोविजन गिवन है। एंड एनुअल रिपोर्ट में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे। सबसे पहला ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको CFS बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको CFS बोलते हैं, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट MADA जिसको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट बोलते हैं, एंड BRR जिसको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स। एंड प्रोवाइडेड अदर देन द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को BRR एज अ वॉलंटरी बेसिस पे देना है। मतलब टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को BRR तो इंक्लूड करना ही करना है आपको एनुअल रिपोर्ट में, बट अगर टॉप 1000 को मैंडेटरी है, बाकी सबको वॉलंटरी बेसिस पे आपको BRR इंक्लूड करना है। किस चीज़ में, एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट आपको सबमिट करना है स्टॉक एक्सचेंज को AGM के 21 डेज में, ठीक है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मडार एंड BRR, ठीक है। एंड एडिशनल डिस्क्लोजर और क्या देना है एनुअल रिपोर्ट में, ये तो कुछ चीज़ें हो गई CFS ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, BRR, मडार, ये सारा कुछ देने के बाद और क्या एडिशनल डिस्क्लोजर आपको एनुअल रिपोर्ट में देना है। अदर डिस्क्लोजर एज पर द Companies Act 2013 along with the Schedule 5 of the Companies Act, related party RPT की disclosures, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट CG रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, डिक्लेरेशन साइन बाय द CEO ऑफ द कंपनी। वो बताएगा कि जब जितनी भी डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट है बोर्ड में शैल हैव कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी उनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें उन्होंने कंप्लाई किया है, ये भी आपको जो आपका एनुअल रिपोर्ट है उसमें इंक्लूड करना है। एंड और भी क्या चीज़ इंक्लूड है, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट आपको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से लेना है और उसमें बताएगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या फिर ऑडिटर से लेना है कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, और उसमें उस सर्टिफिकेट में ये सर्टिफाई होगा कि आपने प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स कंप्लाइंसेस को कंप्लाई किया है। एंड उस कंप्लाइंस सर्टिफिकेट आपको बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट का डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डीमेट सस्पेंस अकाउंट एंड अनक्लेम सस्पेंस अकाउंट क्या कितने हैं उसकी सारी लिस्ट डिटेल्स आपको ये सारा कुछ एडिशनली आपको एनुअल रिपोर्ट में सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ लिस्टेड कंपनी, रिपोर्ट बनाना है आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एंड बताना है कि क्या क्या मेजर कंटेंट है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो फॉलोइंग द डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट
कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको क्या करना होता है, एक एनुअल रिपोर्ट बनाना होता है। उस एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ठीक है। तो उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें कंटेंट आएगा, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट एक बहुत ही वाइडर टर्म है, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सेक्शन होता है। उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन में आप क्या क्या चीज़ें कंटेंट इंक्लूड करने वाले हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे पहले देखेंगे कि ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन द लिस्टेड एंटिटीज़ की क्या फिलॉसफी है रिलेटेड टू द कोड ऑफ गवर्नेंस से क्या रिलेटेड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल, कंपोजिशन क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, एंड कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स कैसे, उनका अटेंडेंस, बोर्ड मीटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी के ब्रीफ डिटेल्स के बारे में, नॉमिनेशन एनआरसी के बारे में, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन पर्सन कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन क्या है, साल में कितनी बार मीटिंग होती है, कोरम प्रोविजन क्या, ये सारा कुछ किस में आएगा। रेगुलेशन नंबर 17 to 27 ऑफ द LODR बात करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स के बारे में। मतलब कि अगर एक लिस्टेड कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चेकलिस्ट के बारे में समझना है या फिर कंटेंट के बारे में समझना है तो ये देखना पड़ेगा रेगुलेशन नंबर 17 to रेगुलेशन 27 ऑफ द LODR उन्होंने कंप्लाई किया है कि नहीं। तो रेगुलेशन 17 से लेकर रेगुलेशन 27 तक जितने भी प्रोविजन है उसको देखना है। वो सारा कंटेंट किस में आएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेक्शन में आएगा, ठीक है। जो एनुअल रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेक्शन होता है, जो पेज होता है। रेमुनेशन ऑफ द डायरेक्टर्स किस तरीके से दी गई है, रेमुनेशन ऑफ डायरेक्टर्स जो किस तरीके से दे रहे हो उसको आपको वेबसाइट पर पब्लिश करना है। सफिशिएंट होना चाहिए कि इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि हम किसी भी डायरेक्टर्स एम्प्लॉय को रिटेन कर पाए, ठीक है। स्टेक होल्डर ग्रीवेंसेस कमेटी की डिटेल, उनकी मीटिंग कितनी हो रही है, कौन उसमें चेयरपर्सन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन कौन है, जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में, एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से आप पब्लिश करते हो इन्फॉर्मेशन को, डिस्क्लोज करते हो वेरियस रेगुलेटर्स को, स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट है जनरल शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन। जनरल शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन मतलब होता है शेयर होल्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब जो शेयर होल्डर के लिए फेवर में है, शेयर होल्डर के बेनिफिट में है। मतलब HM कब हो रहा है, नोटिस कब आ रहा है, डिविडेंड कब आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद और भी मार्केट प्राइस डेटा क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। एंड अदर डिस्क्लोजर, ये सारा कुछ आपको किस में इंक्लूड करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेक्शन में इंक्लूड करना है। ये कंटेंट था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कि एक एनुअल रिपोर्ट में दिया जाता है, ठीक है। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रायर इंटीमेशन। प्रायर इंटीमेशन रेगुलेशन नंबर बोर्ड मीटिंग के प्रायर इंटीमेशन के बारे में। रेगुलेशन नंबर 29 LODR बात करता है, हमें पता है प्रायर इंटीमेशन के बारे में। रेगुलेशन नंबर 29 प्रायर इंटीमेशन, रेगुलेशन नंबर 30 पोस्ट इंटीमेशन, ठीक है। मतलब ऐसी कौन कौन से मैटर हैं जिसके लिए आप बोर्ड मीटिंग करने वाले हो, और उस बोर्ड मीटिंग करने से पहले ही आप स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे कि भाई साहब हम बाई बैक करने जा रहे हैं, हम वॉलंटरी डिलिस्टिंग करने जा रहे हैं, इस तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग है, तो उसके एडवांस में आपको बताना होता है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से मैटर। रेगुलेशन नंबर 29 ऑफ द LODR बात करता है, LODR 2015 प्रायर इंटीमेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना है कि हम बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं किस किस मैटर पे, बायबैक कर रहे हैं, वॉलेटरी लिस्टिंग कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं थोड़ा IPO, IPO, ADR, GDR, कन्वर्टिबल बॉन्ड, इस सारे तरीक़ों से हम फंड रेज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं डिविडेंड, बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं। इन सारे मैटर में आपको क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज को, इन सब के लिए आप जब करने जाओगे तो बोर्ड मीटिंग करोगे, बोर्ड मीटिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज को पहले से बताना है 2 वर्किंग डेज एडवांस में कि बायबैक, बोनसेस, फंडरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वॉलंटरी लिस्टिंग, ये सब हम कुछ करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही हम उसको बता देंगे कि भाई हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है एटलीस्ट 5 डेज बिफोर बताना है एडवांस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल बेसिस पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहे हो, उसके लिए बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, तो उसके 5 डेज में आपको बताना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट है एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज एडवांस में आपको बताना होता है एनी अल्ट्रेशन, कोई भी नेचर एंड राइट ऑफ द सिक्योरिटीज़ में कोई अल्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। उसके अल्ट्रेशन के लिए बोर्ड मीटिंग करोगे, उस बोर्ड मीटिंग के 11 डेज में आपको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रेशन कर रहे हो नेचर राइट एंड सिक्योरिटीज़ में, या फिर अल्ट्रेशन कर रहे हो डेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन और रिडम्पशन अमाउंट में, ऐसा कुछ चेंजेस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। वेबसाइट पे क्या क्या, रेगुलेशन 46 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या आपको वेबसाइट डिस्क्लोज देना पड़ता है। तो हमें पता है LODR का रेगुलेशन नंबर 46 ऑफ द रेगुलेशन नंबर 46 ऑफ LODR 2015 वेबसाइट डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है कि एक कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को फंक्शनल वेबसाइट मेंटेन करके रखना है, एंड आपको बहुत सारी एक्सेट्रा चीज़ें आपको वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना है, वो हम पढ़ने वाले हैं। और जो भी इवेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, आपकी लिस्टेड एंटिटी में होते हैं, आपको उसको 2 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पर अपडेट करना होता है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 26 ऑफ द LODR बात करता है वेबसाइट डिस्क्लोजर के बारे में। लिस्टेड एंटिटी को एक फंक्शनल वेबसाइट मेंटेन करके रखना होता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो कि आपको वेबसाइट पर रखना है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको रखना है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आप बोर्ड मीटिंग के नोटिस की डिटेल, ठीक है, आपको भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हुआ, उसका क्या कंक्लूजन हुआ, क्या अप्रूवल हुआ, कंप्लीट कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट भी आपको वेबसाइट पे पब्लिश करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न
डिटेल ऑफ एग्रीमेंट, किस किस कंपनी से, किस किस पार्टी से कंपनी ने एग्रीमेंट एंटर किया हुआ है, मीडिया एग्रीमेंट एंटर किया हुआ है, सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे पब्लिश करना है। शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीट, ऐसा कुछ होने वाला है या फिर हो चुका है उसके बारे में भी डिटेल। न्यू एंड ओल्ड नेम ऑफ द कंपनी, अगर लास्ट ईयर में कंपनी ने नाम चेंज किया तो उसका न्यू एंड ओल्ड नेम दोनों वेबसाइट पर होना चाहिए। विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 October 2018 ऑल द क्रेडिट रेटिंग, जितनी भी क्रेडिट रेटिंग आपने ऑब्टेन की है सारा कुछ आपको वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना है। सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको डिस्क्लोज करना है ईच सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, जैसे ही आपको जनरल मीटिंग होता है उसके 21 डेज में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना है, अपनी भी और अपनी सब्सिडी कंपनी का भी। ठीक है, और ये सारा कुछ आपको कंटेंट जो भी होगा वो ट्रू एंड करेक्ट होगा वेबसाइट पे। ठीक है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए और आपको वेबसाइट को अपडेट करना 2 वर्किंग डेज में। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सीबीआई हैज़ टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स एंड कोड ऑफ द फेयर डिस्क्लोजर। रेगुलेशन नंबर 8 का क्वेश्चन आई थिंक, रेगुलेशन नंबर 8 का क्वेश्चन है। और सभी PIT प्रोहिबिशन इनसाइड रेगुलेशन 15 नोट, मतलब रेगुलेशन नंबर 8 विच इज डील विद द कोड ऑफ द फेयर डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं। रेगुलेशन नंबर 8 ऑफ द सभी PIT रेगुलेशन प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कोड ऑफ द फेयर डिस्क्लोजर मतलब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी ने रेगुलेशन नंबर 8 में कुछ कोड बताए गए हैं स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। रेगुलेशन नंबर 8 ऑफ द सभी PIT प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन नंबर 15 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी को ये ध्यान रखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप स्टॉक एक्सचेंज को दोगे, ठीक है, उसको पब्लिश भी करना अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड एक कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर फॉर द फेयर डिस्क्लोजर, वो भी आपको जो भी अनपब्लिश प्राइवेसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगा आपको उसको डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को भी और अपनी वेबसाइट पे भी। एंड जो भी होगा आपको शेड्यूल ए ऑफ दिस रेगुलेशन में शेड्यूल ए को भी फॉलो करना है। एंड एवरी सच कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर फॉर द फेयर डिस्क्लोजर ऑफ द UPSI शैल बी प्रॉम्प्टली इंटीमेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। अगर ऐसा कोई UPSI है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आपको जल्द से जल्द स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना है। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कंपनी को, उनको एक पॉलिसी बनाना है किस चीज़ के लिए, लेजिटिमेट पर्पस के लिए। ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाएंगी जिससे पता चले कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है UPSI है, उसको जल्द से जल्द स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज किया जाए। एंड फॉर द फेयर डिस्क्लोजर ऑफ द कंडक्ट रिलेटेड फॉर्मेटेड अंडर द रेगुलेशन नंबर 8। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स फॉर द फेयर डिस्क्लोजर फॉर द पर्पस ऑफ द कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉर द फेयर डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कुछ रेगुलेशन नंबर 8 में। सबसे पहले प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर देना है ऑफ UPSI। कोई भी आपके पास UPSI है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रॉम्प्टली स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना है, वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना है। यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसेमिनेशन ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सॉरी, यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसेमिनेशन ऑफ UPSI होना चाहिए। एक सीनियर ऑफिसर या फिर एज अ चीफ इन्वेस्टर ऑफिसर को आप डेजिग्नेट करोगे किस चीज़ के लिए, डिसेमिनेशन ऑफ UPSI एंड डिस्क्लोजर्स के लिए। एंड प्रॉम्प्ट करोगे डिसेमिनेशन ऑफ UPSI एंड डिस्क्लोज करना है आपको सिलेक्टिवली। एंड जल्द से जल्द आपको डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को जो कोई भी UPSI है। अप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स ऑन द क्वेरी ऑन द न्यू रिपोर्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्केट रूमर्स। अगर ऐसा कुछ है, मार्केट में रूमर्स है, तो उसको आपको प्रॉम्प्टली फेयर रिस्पॉन्स देना है। एंड इंश्योर करना है कि इन्फॉर्मेशन जो भी आप शेयर कर रहे हो एनालिस्ट एंड रिसर्च पर्सनल से, वो UPSI नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, कोड ऑफ द फेयर डिस्क्लोजर्स के लिए रेगुलेशन नंबर 8 में कोड गिवन है, गाइडलाइंस लाइक आप कह सकते हो। एंड डेवलप करना है बेस्ट प्रैक्टिस टू मेक अ फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना है। एंड हैंडल ऑल द UPSI on the need to know basis. Next question है, what are the material disclosure which information should be, मतलब रेगुलेशन नंबर 30 का क्वेश्चन है। हमने देखा रेगुलेशन नंबर 29 प्रायर इंटीमेशन के बारे में बात करता है। रेगुलेशन नंबर 30 पोस्ट इंटीमेशन के बारे में बात करता है कि आपका ये आपने जो भी डिस्कशन करना था बोर्ड मीटिंग में, आपने डिस्कशन कर लिया, डिस्कशन के बाद आपका अप्रूवल भी आ गया। जैसे ही बोर्ड मीटिंग कंक्लूड होती है उसके 24 आवर्स में आपको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना, मतलब पोस्ट इंटीमेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 29 प्रायर इंटीमेशन, रेगुलेशन नंबर 30 पोस्ट इंटीमेशन ऑफ LODR। ठीक है, कुछ इवेंट्स हैं एज पर द पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल
3 ऑफ LODR बात करता है पोस्ट इंटीमेशन के बारे में कि 24 आवर्स में आपको डिस्क्लोज करना है कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक कमिटमेंट और आपका कोई भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उसके 24 आवर्स में आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। इन द जनरल कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ द बिजनेस में आपको कोई चेंज हुआ है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एडिशन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च अगर ऐसा कुछ हुआ है। एंड नेक्स्ट है बैगिंग रिसीविंग अमेंडमेंट नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर ऐसा कुछ हुआ है। एग्रीमेंट आपने एंटर किया, लोन एग्रीमेंट, बोरोविंग एग्रीमेंट, ठीक है, विच आर बाइंडिंग और नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को विद इन द 24 आवर्स। नेक्स्ट है डिसरप्शन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एनी और मोर वन यूनिट्स और डिवीजन ऑफ एंटिटी ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, नेचुरल रीजन्स की वजह से आपको कोई बिजनेस यूनिट में डिसरप्शन हुआ है आपके ऑपरेशंस में, तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। इफेक्ट ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ चेंज इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट है। लिटिगेशन डिस्प्यूट अगर कुछ है, फ्रॉड अगर डिफॉल्ट अगर अराइज हुआ कंपनी में, ठीक है, तो उसके 24 आवर्स में आपको डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को। एंड ऑप्शन टू परचेज द सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द एनी ईसॉप इशू कर रहे हो, गिविंग ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी बिकमिंग अ श्योरिटी फॉर एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी, अगर ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन एंटर हुआ है, या फिर ग्रांटिंग द और विड्रॉइंग सरेंडरिंग कैंसिलेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ द की लाइसेंस और द रेगुलेटरी अप्रूवल, ऐसा कुछ हुआ है तो आपको 24 आवर्स में डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि पोस्ट इंटीमेशन कह सकते हो, जैसे ही आपका ये कुछ इवेंट होते हैं तो आपको 24 आवर्स में स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट में कंपनीज में जो जो पॉलिसी बनाई जाती है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो कॉर्पोरेट पॉलिसीज फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, जो भी पॉलिसीज होती है एक तरीके से हमें प्रिंसिपल्स बताती है बिजनेस को गवर्न करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल इफेक्टिवली फंक्शनिंग करने के लिए। एंड पॉलिसीज आर डेवलप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको डेवलप करते हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी होती है बहुत ही एसेंशियल होती है, कॉम्पिटेंट ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस द इंपॉर्टेंट इशूज़ को एड्रेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। Following are the important highlights and the importance of the corporate policies की कुछ इंपॉर्टेंस की वजह पॉलिसीज आर नेसेसरी टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। एंड पॉलिसी प्रॉम्प्ट द डेलीगेशन ऑफ द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन भी हम क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं थ्रू द पॉलिसी हेल्प इन द एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस बाय सर्विंग अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं पॉलिसी के थ्रू, तब कि हम स्टैंडर्ड को एनालिसिस कर पाते हैं, परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। इट हेल्प इन द डीलिंग विद द इशू ऑफ द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमल कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए हम पॉलिसीज से समझ पाते हैं। साउंड पॉलिसीज इन द डेवलपिंग द गुड पब्लिक इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन दी environment. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रीफ एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। CSR पॉलिसी के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 135 ऑफ द सेक्शन 135 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनी साइड बात करता है CSR पॉलिसी के बारे में कि एवरी कंपनी विच इज़ रिक्वायर्ड टू, ऐसी कंपनी जिसको CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है, उनको CSR पॉलिसी भी बनाना है और CSR पॉलिसी को आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाना है। और उस पॉलिसी में आप और जो भी आपकी पॉलिसी होगी उसको आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट पर पब्लिश करना है। पॉलिसी में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड होगा, जो भी लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स जो कि कंपनी करने वाली है। एंड शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 7 गिवन है। शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग जो भी आप प्लान्स एंड प्रोग्राम करने वाले उसके डिटेल, मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड क्लॉज, ऐसा क्लॉज होगा उसमें और स्पेसिफाई किया जाएगा सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR प्रोजेक्ट से। अगर आपका CSR प्रोजेक्ट से कोई सरप्लस आया है वो भी आप इंक्लूड करोगे। एक्टिविटी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट का जो सरप्लस होगा उसको CSR प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में। सेक्शन 134 सेक्शन 3 क्लॉज N ऑफ द कंपनी से बात करता है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में कि आपको कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी डेवलप करना है, प्रिपेयर करना है एंड उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड रिस्क मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, एलिमेंट ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको बनाते हैं एंड अप्रूव करते हैं, मैनेजमेंट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड इट्स ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन द विजन मैकेनिज्म पॉलिसीज के बारे में बताना है। सेक्शन नंबर 177
क्लॉज 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है विजिल मैकेनिज्म की पॉलिसी के बारे में कि विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी आपको ऑर्गेनाइजेशन में बनाना है फॉर द एडवोकेट सेफ गार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन के सेफ गार्ड के लिए फॉर द पर्सन हु यूज सच मैकेनिज्म, ठीक है। एंड इट इज जो विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी होगा वो डायरेक्ट एक्सेस होगा ऑडिट कमेटी ऑफ द और चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी इसका डायरेक्ट एक्सेस लेंगे एंड इसको डिस्क्लोज करना है आपको कंपनी की वेबसाइट पे एंड बोर्ड रिपोर्ट में भी आपको इंक्लूड करना विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉमिनेशन रेमुनेशन पॉलिसी के बारे में। सेक्शन 178 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 बात करता है नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी के बारे में। एज पर द कंपनीज एक्ट आपको नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन पॉलिसी बनाना है होता है। उस पॉलिसी में आपको क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हो कि हम किसी भी एम्प्लॉई या डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे तो किस बेसिस से अपॉइंट करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस क्या होगी, ठीक है। उस पॉलिसी की बेसिस हम उसको अपॉइंट करते हैं। एंड वाइल द फॉर्मेलिटिंग द नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन पॉलिसी फॉलोइंग थिंग्स को हमें ध्यान में रखना है। द लेवल ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द रेमुनेशन कैसा होगा एंड सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट करने के लिए, किसी भी डायरेक्टर को अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन करने के लिए। रिलेशनशिप फॉर रेमुनेशन परफॉर्मेंस का जो रिलेशन होना चाहिए क्लियर होना चाहिए एंड मीट द एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क। रेमुनेशन ऑफ जो भी हम रेमुनेशन डायरेक्टर एंड केएमपी को देंगे या सीनियर मैनेजमेंट को देंगे, इट इन्वॉल्व बैलेंस बिटवीन द फिक्स एंड इंसेंटिव पे में बैलेंस होना चाहिए। एंड जो एनआरसी पॉलिसी नॉमिनेशन रेमुनेशन पॉलिसी है शैल बी प्लेस ऑन द, आपको वेबसाइट पे भी रखना है। एंड पॉलिसी जो भी आपका टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आएंगे पॉलिसीज़ में वो भी आपको उस पॉलिसीज़ में इंक्लूड करना है एंड पॉलिसी को बोर्ड रिपोर्ट के साथ इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द 5 पॉलिसीज़ जो कि कंपलसरी है एज पर द एलओडीआर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी 5 पॉलिसीज़ बनाना। सबसे पहले पॉलिसीज़ रिस्क पॉलिसी रेगुलेशन 4 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक रिस्क पॉलिसी बनाना है जिसको रिव्यू एंड गाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिव्यू एंड गाइड करेंगे। पॉलिसी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रेगुलेशन नंबर 9 हमें एक पॉलिसी बनाना होता है प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें परमानेंटली प्रिजर्व करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें 9 ईयर्स तक 8 ईयर्स तक प्रिजर्व कर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिसी फॉर द डिटरमाइनिंग द मटेरियल सब्सिडी। आपकी बहुत सारी सब्सिडी, उस बहुत सारी सब्सिडी में कुछ ऐसी सब्सिडीज होंगी जो इंपॉर्टेंट होगी, मटेरियल होगी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो मटेरियल सब्सिडी जनरली मतलब होता है ऐसी कोई भी सब्सिडी जिसका इनकम और नेटवर्थ एक्सीड करता है 10%, जितनी ही आप कंसोलिडेटेड आपकी और आपकी सब्सिडी सबको मिला के जितनी भी कंसोलिडेटेड आपकी इनकम और नेटवर्थ है उसका 10% एक अकेली खुद आपकी सब्सिडी है वो जनरेट कर रही है, तो वो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सिडी होगी आपके लिए, ठीक है। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं जिसको बोलते हैं पॉलिसी फॉर द डिटरमाइनिंग द मटेरियल सब्सिडी। नेक्स्ट आता है विसल ब्लोअर पॉलिसी रेगुलेशन 22 एंड रेगुलेशन नंबर 46 2E बात करता है लिस्टेड एंटिटी में कि आपको विसल मैकेनिज्म पॉलिसी बनाना है फॉर द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि जो डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ है अपनी जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसको रिपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। और जो ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन होगा उसका डायरेक्ट एक्सेस होगा विसल ब्लोअर पॉलिसी का एंड उसको आपको वेबसाइट पर भी डिस्क्लोज करना है, बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना होता है। नेक्स्ट पॉलिसी रिलेटिंग टू द रेमुनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स KMP एंड अदर एम्प्लॉयज़। डायरेक्टर KMP के लिए आपको एक पॉलिसी बनाना है उनके रेमुनरेशन के लिए कि उनको किस तरीके से रेमुनरेशन देंगे, विच इज द पार्ट D ऑफ द शेड्यूल 2 ऑफ LODR के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंटेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द DRS। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेंट है। सेक्शन नंबर 134 ऑफ द सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 अब द कंपनीज एक्ट बात करता है कि आपको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होता है। इसमें कौन से कंटेंट आपको इंक्लूड करना होता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपने कंप्लाई किया है या नहीं किया, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को आपने कंप्लाई किया है या नहीं किया। नेक्स्ट आता है डायरेक्टर्स हैड सेलेक्टेड द सच अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड देम कॉन्सिस्टेंटली। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपने अप्रूव किया है, अब अडॉप्ट किया है, उसको कंसिस्टेंटली आपने उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में आपने उसको कंप्लाई किया है या नहीं किया। डायरेक्टर्स इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए एंड प्रॉपर सेफगार्ड ऑफ असेट्स भी होना चाहिए। एंड डायरेक्टर्स हैड प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट्स एज गोइंग कंसर्न बेसिस पर डायरेक्टर्स ने एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है। डायरेक्टर्स इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स फॉलोड बाय द कंपनी में फॉलो किया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टर्स हैड
डिवाइस द प्रॉपर सिस्टम टू इंश्योर द कंप्लाइंस विद ऑल प्रोविजन लॉ। ठीक है, तो आपको डीआरएस बनाना है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आपको बताना है डायरेक्टर्स की जो ऑब्लिगेशन थी, सारी ऑब्लिगेशंस डायरेक्टर्स ने फुलफिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिस्क्लोजर टू बी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी अंडर द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या क्या डिस्क्लोजर है। जनरल डिस्क्लोजर इन्होंने ये नहीं बताया ना कि कौन कौन से डिस्क्लोजर, पूछा नहीं है इन्होंने कि कौन सा डिस्क्लोजर बताना है, इन्होंने बताया जनरल डिस्क्लोजर बता दो कोई भी एलओडीआर में। ठीक है, तो एज पर द आईसीडीआर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिस्क्लोजर होते हैं। तो एज पर द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में 24 बात करता है कि आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करना होता है। रेगुलेशन नंबर 25 बात करता है फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है आपको। रेगुलेशन 26 बात करता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट तो भी अवेलेबल टू पब्लिक को अवेलेबल करना है। इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन में 43 ऑफ आईसीडीआर, रेगुलेशन में 41 प्रायर एडवर्टीजमेंट, सॉरी पोस्ट एडवर्टीजमेंट। रेगुलेशन 51 बात करता है पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट के बारे में। रेगुलेशन 55 बात करता है पोस्ट इशू रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी SAST रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको डिस्क्लोजर देना होता है। सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन 29 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द शेयर्स के बारे में डिस्क्लोजर देना होता है। रेगुलेशन नंबर 30 बात करता है कॉन्टिन्यू डिस्क्लोजर। 31 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ एनकम्बर्ड शेयर के बारे में डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर। रेगुलेशन 29 प्रायर इंटीमेशन, रेगुलेशन में 30 पोस्ट इंटीमेशन। ठीक है, जिसमें आपको मटेरियल इवेंट्स डिस्क्लोजर ऑफ द इवेंट्स मटेरियल गाइडलाइंस अदर इवेंट्स डिस्क्लोज करना होता है। रेगुलेशन में 33 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। रेगुलेशन 34 एनुअल रिपोर्ट के बारे में डिस्क्लोजर। 46 वेबसाइट डिस्क्लोजर आपको डिस्क्लोज करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। ये कुछ जनरल डिस्क्लोजर है एज पर द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेबी PID रेगुलेशन, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रेगुलेशन नंबर 6, 7, 8, 9। 4 रेगुलेशन जहाँ पे आपको डिस्क्लोजर करना होता है 6, 7, 8, 9। 6 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय द इनसाइडर्स। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है उसके केस में आपको डिस्क्लोज करना होता है। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 7 बात करता है इनिशियल डिस्क्लोजर के बारे में एंड कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर के बारे में। ठीक है, इनिशियल डिस्क्लोजर एंड कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर रेगुलेशन में 7 बात करता है। 8 बात करता है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के बारे में। 9 बात करता है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 6, रेगुलेशन नंबर 7, रेगुलेशन नंबर 8, रेगुलेशन नंबर 9। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 6, रेगुलेशन नंबर 7, रेगुलेशन नंबर 8, रेगुलेशन नंबर 9। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 6 ट्रेडिंग बाय द इनसाइडर। रेगुलेशन नंबर जो 7 है वो बात करता है इनिशियल डिस्क्लोजर एंड कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर के बारे में। रेगुलेशन नंबर 8 कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के बारे में। रेगुलेशन नंबर 9 कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय कंपनी फॉर द एनकम्बर्ड शेयर। एनकम्बर्ड शेयर के बारे में आपको कौन कौन सा डिस्क्लोजर देना होता है। तो सभी SAST रेगुलेशन में दिया है ये प्रोविजन। रेगुलेशन नंबर 31 अब सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 बात करता है डिस्क्लोजर रिलेटेड टू द एनकम्बर्ड शेयर। ठीक है, द प्रमोटर्स को एवरी टारगेट कंपनी का जो प्रमोटर होता है उसको अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करना होता है। एनकम्बर्ड शेयर की शेयर होल्डिंग एज द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। एंड जो भी प्रमोटर डिस्क्लोज करेगा डिटेल ऑफ द इन्वोकेशन, जो भी आपने एनकम्बर्ड शेयर डिस्क्लोज करना है, अगर आपने इन्वोक किया है तो वो भी डिस्क्लोज करना है। ठीक है, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्रिएशन और इन्वोकेशन टू द टारगेट कंपनी एंड टू द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एंड प्रमोटर ऑफ द एवरी टारगेट कंपनी शैल डिक्लेयर ईयरली बेसिस पे आपको क्या डिक्लेयर करना है कि आपने कोई भी जो भी अगर आपने कोई शेयर का बेस्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, एंड जो भी देना है 7 डेज में फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑडिट कमेटी को देना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, डायरेक्टर्स के साथ साथ आपको पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न की भी शेयर होल्डिंग अगर उन्होंने डिस्क्लोज एनकम्बर किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को 7 वर्किंग डेज में एंड टारगेट कंपनी को आपको डिस्क्लोज करना है, ऑडिट कमेटी ऑफ टारगेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द इनिशियल डिस्क्लोजर एंड कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर एज पर द सभी PID रेगुलेशन की बेसिस पे आपको इनिशियल डिस्क्लोजर एंड कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर के बारे में। रेगुलेशन नंबर 7(1) इनिशियल डिस्क्लोजर, रेगुलेशन नंबर 7(2) कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है।
रेगुलेशन नंबर 7 बात करता है इनिशियल डिस्क्लोजर के बारे में कि एवरी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप एंड KMP एंड डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करना है अपनी शेयर होल्डिंग जो भी सिक्योरिटीज़ है विद इन 30 डेज, ठीक है, आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिस्क्लोज करना है। एंड एवरी पर्सन जो कि अपॉइंट हुआ है एज अ KMP और एज अ डायरेक्टर्स, उसको भी अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करना है। एवरी प्रमोटर को तो करना ही करना है, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर ग्रुप KMP और डायरेक्टर्स हैं उनको अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करना है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी को है स्टॉक एक्सचेंज को भी डिस्क्लोज करना है। एंड ऐसा पर्सन जो कि अपॉइंट हुआ है अभी डायरेक्टर एज अ KMP एज अ डायरेक्टर, उसको भी अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करना है विद इन 7 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 7(2) बात करता है कॉन्टिन्यूस डिस्क्लोजर के बारे में कि कॉन्टिन्यूस डिस्क्लोजर देना है एवरी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को डिस्क्लोज करना है, कंपनी को एंड स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी सिक्योरिटी उन्होंने अक्वायर किया डिस्पोज ऑफ किया है विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द सच ट्रांजेक्शंस। ऐसी कोई फ्रॉम द सच ट्रांजेक्शन, और उस ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है वो एक्सीड करती है 10 लाख से, ठीक है। कोई भी डायरेक्टर या प्रमोटर ने डायरेक्टर प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप ने ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर की है जिसमें वो शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या अक्वायर्ड करने, ठीक है, तो उस केस में आपको 2 वर्किंग डेज में आपको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना है और उस ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो 10% से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, ठीक है। एवरी कंपनी शैल नोटिफाई द सच ट्रेडिंग every company shall notify the particulars of the trading to the stock exchange को disclose करना है 2 working days में shall be made in the such form as prescribed by the board. That's it for this chapter. Thank you all of you.